स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले 1-2 दिन से लगातार आप सुन रहे होंगे कि कोविड से भी ज्यादा भयानक पैंडेमिक पूरे दुनिया में फैल सकता है। इनफैक्ट बताया जा रहा है कि 100 टाइम्स मोर वर्स देन द कोविड-19 पैंडेमिक। ये आप खबर देख सकते हो, 100 टाइम्स वर्स देन कोविड, एक्सपर्ट्स रेज अलार्म ओवर पोटेंशियल बर्ड फ्लू पैंडेमिक। तो इसके बारे में हमारे लिए जानना काफी जरूरी है, क्योंकि देखिए बर्ड फ्लू के बारे में अक्सर आप सुनते रहते होंगे, लेकिन उसमें कितने प्रकार के होते हैं। इन्फ्लुएंजा ए वायरस में अगर आप देखोगे तो कई सारे सब टाइप्स देखने को मिलेंगे, जो कि कुछ उसमें से ऐसे होते हैं जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अभी तक ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं किए हैं। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि एक पर्टिकुलर जो सब टाइप है वो ह्यूमन को इन्फेक्ट कर गया है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी चेतावनी जारी की जा रही है। तो इसको डिटेल से जानेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला बैच ले सकते हैं, या फिर अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो लॉन्ग टर्म बैच है उसको अवेल कर सकते हैं। इन दोनों बैचेस में आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। पर्सनल मेंटर दिया जाता है। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके कोई भी बैच, कोई भी कोर्स पर स्टडी IQ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा मैं आपको बता रहा था, वैज्ञानिकों के द्वारा जो अलार्म है उसको रेस किया गया है फॉर द लेटेस्ट बर्ड फ्लू आउटब्रेक, जो कि यूएस के अंदर देखने को मिला है एक लेटेस्ट आउटब्रेक बर्ड फ्लू का। और इसको लेकर जो पूरी रिपोर्ट है डेली मेल में छापी गई है, वहां की एक मैगजीन है यूके की, उसके अंदर एक्सपर्ट्स का कहना है दैट बर्ड फ्लू इज 100 टाइम्स वर्स देन कोविड पैंडेमिक एज इट कुड लीड टू हाई फैटेलिटी रेट। देखो फैटेलिटी रेट आपको पता होगा, कोविड के समय अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि 100 लोग कोविड से बीमार हो रहे हैं, तो इसमें से अगर 20 लोगों की मृत्यु हो जाती है तो जो फैटेलिटी रेट है वो 20% होगा। तो कोविड पैंडेमिक के स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो तो फैटेलिटी रेट इतना ही हुआ करता था, 20% के आसपास। लेकिन जस्ट इमेजिन करिए कि बर्ड फ्लू के केस में अगर हमारा फैटेलिटी रेट 50% हो जाएगा, 70% हो जाएगा, तो कितना घातक हो सकता है। मतलब हर 100 में से 70 लोगों की जानें जा सकती हैं। खैर इसके बारे में आपको आगे और बताऊंगा। फर्दर आप देख सकते हो यहां पर जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि वी आर नॉट रियली टॉकिंग अबाउट अ वायरस दैट इज येट टू मेक अ जंप। मतलब यहां पर जो हम बर्ड फ्लू आउटब्रेक की बात कर रहे हैं ना, ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये ऑलरेडी दुनिया भर में फैल रहा है। इसी की वजह से हमें यहां पर इतनी चिंता है और इसलिए हमें इसको लेकर प्रिपेयर हो जाना चाहिए। फर्दर यहां पर एक और एक्सपर्ट है, उनका कहना है दिस अपीयर्स टू बी 100 टाइम्स वर्स देन कोविड। यहां पर फैटेलिटी रेट काफी ज्यादा हाई होगा। खैर अब इसको थोड़ा समझते हैं कि बर्ड फ्लू होता क्या है एग्जैक्टली। देखो आपने इन्फ्लुएंजा के बारे में सुना होगा, इन्फ्लुएंजा को ही कहा जाता है फ्लू। और क्योंकि सबसे ज्यादा फ्लू का अगर आप देखोगे तो ये आपको बर्ड में देखने को मिलेगा, इसीलिए हम इसको बर्ड फ्लू कहते हैं। और ये बेसिकली हमारे अगर ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है ना, तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे कोविड में भी आपने देखा होगा हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, लंग्स को इंपैक्ट करता है, वैसे यहां पर भी वही केस है। अब जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है ना, जो फ्लू होता है, उसको आप बेसिकली 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, A, B और C। देखो B और C वाला तो उतना कोई खतरनाक नहीं है, लेकिन जो टाइप ए इन्फ्लुएंजा है वो बहुत ज्यादा सीरियस हो सकता है और अगर इसका आउटब्रेक हुआ तो ये काफी ज्यादा कोहराम मचा सकता है। खैर अगर हम बात करें इन्फ्लुएंजा ए के बारे में, फ्लू ए के बारे में, तो ये भी करीब 131 डिफरेंट सब टाइप्स के होते हैं जो अभी तक नेचर में डिटेक्ट किए गए हैं। यहां पर जो CDC है, दैट इज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अमेरिका का, उनका कहना है कि 131 टाइप्स में से जो सब टाइप्स हैं उसमें से 2 को छोड़ के बाकी सभी जो हैं वो बर्ड्स को इंपैक्ट करते हैं, बर्ड्स को एक तरह से इन्फेक्ट करते हैं, इसीलिए हम इसको बर्ड फ्लू भी कहते हैं। अब इन्फ्लुएंजा ए वायरस में अगर आप देखोगे ना, तो बेसिकली इसमें 2 तरह के होते हैं, 2 सब टाइप होते हैं। 2 सब टाइप का मतलब है कि इसमें 2 प्रोटीन होता है। जैसे आपने देखा होगा जो कोविड का होता था, इसमें क्राउन कहते थे ना ऊपर जो होता है, तो ये बेसिकली प्रोटीन होता है ऊपर वाले में। और यहां पर जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस है, इसमें 2 तरीके के प्रोटीन देखने को मिलते हैं। एक होता है H, दूसरा होता है N। H का मतलब हुआ हीमोग्लूटिनिन और N का मतलब हुआ न्यूरामिनिडेज। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा ए वायरस के 2 तरीके के प्रोटीन होते हैं, H और N। अब यहां पर आपको समझने की जरूरत है, H और N जो है वो 18 और 11 अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे H1, H2, H3, इस तरह करते करते
H18 तक जा सकता है ये। और वैसे ही जो N है वो भी आपका N1 N2 करते करते N11 तक ये जा सकता है। अब आप खुद सोचिए, अगर H1 है तो इसका कई कॉम्बिनेशन बन जाएगा ना, जैसे मान लो H1 N10, फिर उसी प्रकार से H5 N3, तो मतलब ये कई प्रकार के बन सकते हैं। और अभी तक नेचर में करीब 131 डिफरेंट सब टाइप्स के हमें देखने को मिले हैं। और इसमें से कुछ स्ट्रेन ऐसे हैं जो कि सिर्फ बर्ड को ही इन्फेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि बर्ड को और मैमल्स जैसे पिग्स, डॉग्स, हॉर्सेस सभी को इन्फेक्ट करते हैं। और इनका होस्ट कौन है? देखो, होस्ट अगर आप देखोगे तो जो एक्वाटिक बर्ड हो गए, ये नेचुरल होस्ट के तौर पर देखे जाते हैं, क्योंकि इनको कुछ होता नहीं है, इनको कोई बीमार नहीं होता है। जो एक्वाटिक बर्ड्स होते हैं ये सिक नहीं होते हैं इस तरह के वायरस से, तो ये अपने आप को इसको कैरी करते रहते हैं और समय समय पर नेचर में ये धीरे धीरे फैलता रहता है। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो हमने बात किया H1 N2 ये जितने भी हैं, इनमें से कितने ऐसे हैं जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकते हैं? देखो, अभी तक हमें ये पता था, अभी तक, क्योंकि चीज़ें आगे कुछ भी चेंज हो सकती हैं। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी तक हमें ये पता था कि H के 3 तरीके के, H1, H2 और H3, और जो N के 2 तरीके के, N1 और N2, ये ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें भी कई तरह का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, जैसे H1 N1, H3 N2 या फिर H2 N3, सॉरी N3 तो है ही नहीं, N2 तक ही है, तो N2 H2 N2। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में आप इसको बना सकते हो जो कि ये फैल सकता है। मतलब हमें अभी तक ये देखने को मिला है जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं वो H1 H2 H3 और N1 N2 टाइप के इन्फेक्ट करते हैं। लेकिन देखिए क्या होता है ना कि जब कोई भी नया कॉम्बिनेशन फैलता है वो एक तरह से काफी तबाही लेकर आता है, क्योंकि जैसे कोविड के समय में देखो, आपको याद होगा ना क्या हुआ था, जब स्टार्टिंग में नया कोविड आया था, नोवल कोविड इसको हम कह रहे थे, तो क्या हुआ, वो पहले कभी भी नहीं था नेचर में, पहली बार ह्यूमंस को इन्फेक्ट किया था, इसी की वजह से इतने लोगों की मृत्यु हुई थी। आज के डेट में तो क्या है, आज के डेट में तो बड़ा ही नॉर्मल है, हम कहते हैं ना कि भाई कोविड हो गया है मुझे, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये कॉमन फ्लू की तरह हो गया ऑलमोस्ट। और मुझे याद है, हम जब वीडियोस बनाते थे कोविड के दौरान, हम आपको यही कहा करते थे कि देखिए अगले 2 3 4 सालों में ये कॉमन फ्लू की तरह हो जाएगा, इससे हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम इसको अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप देख सकते हो, जब ये पहली बार H1N1 का कॉम्बिनेशन आया था तो स्पेनिश फ्लू इसको बोला गया, 1918 की बात है, और इसमें तो लाखों करोड़ों लोग मारे गए थे। फिर इसके अलावा H2N2 1957-58 में एशियन फ्लू कहा गया, फिर H3N2 ये हांगकांग फ्लू 1968 में, और फिर यहां पर जो H1N1 का नया वर्जन आया था, मुझे तो याद है, वो स्वाइन फ्लू, इसने भी काफी ज्यादा डिस्कशन हुआ था, 2009 की बात है। तो ये कॉम्बिनेशंस ने समय समय पर दुनिया भर को चिंता में डाला है। अब क्वेश्चन ये है कि अभी प्रेजेंट में जब हम बात कर रहे हैं ना, जो इतनी चिंताएं हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, कंसर्न क्यों है? कंसर्न इसलिए है क्योंकि टेक्सास में, अमेरिका के टेक्सास में एक आदमी को H5N1 हुआ है। अब मैंने आपको क्या बोला था, ह्यूमंस को क्या हो सकता है, सिर्फ H1 H2 H3 N1 और N2 वाले कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन अभी तक H5 वाला कोई कॉम्बिनेशन हुआ है, नहीं हुआ है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जो H5N1 वाला कॉम्बिनेशन है वो एक ह्यूमन को हुआ है, जिसकी वजह से यहां पर काफी चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि ह्यूमंस को अभी तक ये वायरस नहीं होता था। और इसीलिए यूरोपियन यूनियन की जो फूड सेफ्टी एजेंसी है, उन्होंने वार्निंग जारी की थी वेडनेसडे को, और कहा था कि अगर ये ह्यूमंस में फैलना स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये तो क्या है कि जो डेयरी काउस थे उससे ये इस पर्सन को हुआ था H5N1 वाला, लेकिन इस पर्सन से मान लो किसी दूसरे पर्सन को हो जाए, फिर दूसरे से तीसरे को हो जाए, जैसे कोविड फैल रहा था, तो अगर ये ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा जो है तबाही ला सकता है। जैसे कोविड के समय इतने लोगों की मृत्यु हुई थी, उससे ज्यादा मृत्यु हो सकती है। इसका कारण मैं आपको बताता हूं, यहां पर फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है 2003 से H5N1 का जो वायरस है, इसमें अभी तक हमें पता चला है कि फैटेलिटी रेट 50% है। सोच के देखिए, मतलब अगर 100% कोई H5N1 होगा तो इसमें से 50 लोग तो मारे जाएंगे। ठीक है, जैसे कोविड के समय मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में 20% था फैटेलिटी रेट, और लेकिन आज के डेट में क्या है, कुछ भी नहीं है, 0.1% हो गया था लास्ट जो है, और अब तो इतना भी नहीं रहा है, अब तो बहुत मतलब नील के बराबर है। हम तो मानते भी नहीं है कि किसी की कोविड से जान जाएगी। ठीक है, ऐसा सिचुएशन आ गया है। खैर, H5N1 के बारे में अगर हम आपको बताएं तो पहली बार 1959 में इसको डिटेक्ट किया गया था, और 2020 से लेकर अभी तक आप देखोगे तो बहुत सारे मैमल एनिमल्स जो हैं उसमें देखने को मिला है, जैसे डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, कई देशों के अंदर ये पाए गए हैं। और इसका जो सिम्टम्स हैं वो बर्ड फ्लू का, वो बाकी फ्लू की तरह होता है। अगर ह्यूमन में हो गया ना इंसानों को, तो कफ होगा, बॉडी एक होगा, फीवर होगा, और
किसी किसी जब सीवियर हो जाता है ना, तो लाइफ थ्रेटनिंग न्यूमोनिया भी हो सकता है इसकी वजह से। वही जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा था वो भी हो सकता है। अब फाइनल क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि क्या इसका कोई वैक्सीन अभी मौजूद है दुनिया में। देखो, बताया यह जाता है कि अमेरिका ने काफी सारा जो बर्ड फ्लू से रिलेटेड वैक्सीन है उसको स्टॉक पाइल कर रखा है, उसको स्टॉक में जमा कर रखा है, और इसका जो एंटीवायरल है वो भी डेवलप कर दिया है, ताकि किसी ह्यूमन को अगर हो तो वो टैबलेट या जो भी एंटीवायरल है वो उसको दिया जा सके। फिर यहाँ पर यह भी बोला जाता है कि यूएस की जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उन्होंने यहाँ पर इसका जो सैंपल है ना, इस वायरस का सीड स्ट्रेन जिसको कहा जाता है, वो जमा करके रख लिया, ताकि अचानक से अगर वैक्सीन बनाने की जरूरत पड़ेगी तो ये लोग बड़ी मात्रा में बना सकेंगे। फिर इसके अलावा कई सारी जो ग्लोबल फार्मा कंपनीज हैं वो भी इसको लेकर रेडी हैं कि अगर ये फैलता है तो हम वैक्सीन बनाने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे इसको लेकर क्या डेवलपमेंट होता है। बट आई होप कि आपको एकदम अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि आखिर कौन से चीज को लेकर H5N1, ध्यान में रखिएगा, इसको लेकर थोड़ी सी चिंता हो गई है दुनिया में। अब देखना होगा कि यहाँ पर क्या ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है कि नहीं फैलता है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा डिजीज प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है इन चारों में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ की तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।